1980 के दशक की कर्णप्रिय आवाज वाली एक ब्रिटिश सिंगर जो मूल रूप से पाकिस्तानी थी और जिन्हें पाकिस्तान के सबसे बड़े नागरिक सम्मान से भी सम्मानित किया गया। जिन्होंने महज 14 साल की उम्र में भारत आकर हिंदी फिल्मों में सिंगिंग से अपने करियर का आगाज किया और रातों रात पूरे सब कॉन्टिनेंट में सनसनी मचा दी। महज 15 साल की उम्र में जिस सिंगर ने अपने पहले ही गाने के लिए बॉलीवुड का फिल्म फेयर बेस्ट सिंगर अवार्ड अपने नाम कर लिया, जो कि आज तक एक अटूट रिकॉर्ड है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक इंटरनेशनल पॉप सिंगर होने के साथ साथ ये इतनी खूबसूरत थी कि बॉलीवुड के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर ने इन्हें अपनी ड्रीम फिल्म में बतौर लीड हीरोइन लेने का ऑफर दिया था। लेकिन मेरा दिल रो रहा। क्या आप मानेंगे कि पूरी दुनिया को अपने गानों पर नचाने वाली इतनी खूबसूरत पॉप आइकॉन के पति ने इन्हें धोखा देकर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाया और अपने पहली 2 शादियों का काला सच इनसे छिपाकर इनकी जिंदगी नर्क बना दी। और क्या आप यकीन करेंगे कि बेहद कम उम्र में ही ये कैंसर का शिकार हो गईं और डेथ बेड पर आखिरी सांसें गिनते हुए इन्होंने अपने ही पति पर धीरे धीरे जहर देने का रोंगटे खड़े कर देने वाला गंभीर आरोप भी लगाया। जो ट्रेंड था फिर एकदम बदल गया। तो कौन थी ये शख्सियत और क्यों इतने संभ्रांत और रसूखदार परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद इन्हें अपने पति की भयानक मारपीट और जुल्मों को बंद कमरों में बर्दाश्त करना पड़ा, और क्यों इनकी मौत के बाद इनकी लाश 5 महीनों तक लंदन के एक मुर्दा घर में इंसाफ का इंतजार करती रही। बताएंगे और भी बहुत कुछ, आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, समय समय पर पाकिस्तान के कई ऐसे सिंगर्स हुए जिनके गानों ने भारत में खूब धूम मचाई, जिनमें नुसरत फतेह अली खान, राहत फतेह अली खान, अली जाफर और आतिफ असलम जैसे नाम शामिल रहे। लेकिन इन सबसे बहुत पहले एक ऐसी आवाज भी आई थी जिसने पाकिस्तान और भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री की पूरी रूपरेखा ही बदल कर रख दी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साउथ एशिया की पहली पॉप सेंसेशन नाजिया हसन की। इस बेबाक दास्तान को समझने के लिए हमें 80 के दशक के उस बॉलीवुड में जाना होगा जहां फीमेल प्लेबैक सिंगिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ लता मंगेशकर और आशा भोसले हुआ करती थी। इस एकाधिकार को तोड़ने वाली नाजिया हसन का जन्म 3 अप्रैल 1965 को पाकिस्तान के कराची में हुआ था। इनके पिता का नाम बासिर हसन और माँ का नाम मुनीजा बासिर था। इनके पिता पाकिस्तान के जाने माने बिजनेसमैन थे और माँ एक नामचीन सोशल वर्कर थी। इनके जन्म के कुछ समय बाद ही इनकी फैमिली लंदन शिफ्ट हो गई थी, जिस कारण इनकी परवरिश और पूरी पढ़ाई लंदन के खुले माहौल में हुई। नाजिया का एक छोटा भाई जोहेब हसन और एक छोटी बहन जारा हसन भी थे। इन भाई बहनों को बचपन से ही म्यूजिक का शौक था, लेकिन एक पाकिस्तानी ब्रिटिश लड़की को हिंदी फिल्मों में पहला मौका कैसे मिला, ये किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दरअसल हिंदी फिल्मों की दिग्गज अभिनेत्री जीनत अमान और नाजिया की माँ मुनीजा बहुत ही अच्छी दोस्त हुआ करती थी। एक बार जब जीनत इनके लंदन वाले घर पहुंची तो कमरे में उनकी नजर एक गिटार पर पड़ी। जीनत ने इनकी माँ से पूछा कि ये कौन बजाता है, तो मुनीजा ने जवाब दिया कि मेरे दोनों बच्चे म्यूजिक में दिलचस्पी रखते हैं और उन्हीं का है। नाजिया उस समय घर पर ही थी और जब इन्होंने जीनत के कहने पर गाना शुरू किया तो वो उस जादुई आवाज की दीवानी हो गई। अगले ही दिन जीनत ने इनकी माँ को कॉल किया और कहा कि फिल्म डायरेक्टर और एक्टर फिरोज खान एक नई फिल्म बना रहे हैं और उन्हें इसके लिए एक बिल्कुल नई आवाज की भी जरूरत है। मुझे लगता है कि नाजिया की आवाज उन्हें जरूर पसंद आएगी। मुनीजा ने पहली बार में तो इस ऑफर से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि भले ही ये लोग लंदन में रहते थे लेकिन उनके परिवार की लड़कियों को फिल्मों में जाने जैसा खुला माहौल नहीं दिया जाता था। लेकिन जीनत अमान की बार बार जिद के आगे उन्होंने कुछ समय मांगा। शाम को जब इनके पिता घर आए तो इनकी मां ने जीनत के ऑफर का जिक्र किया। ये सुनते ही पिता काफी नाराज हुए और दोनों के बीच तीखी बहस भी शुरू हो गई। पर कुछ देर की बहस और बेटी के टैलेंट को देखते हुए पिता को मां के आगे झुकना पड़ा और वो मान गए। इसके बाद जीनत अमान के कहने पर मुनीजा और नाजिया यूनाइटेड किंगडम में हुई एक पार्टी में पहुंचे जहां इनकी मुलाकात फिरोज खान से करवाई गई। फिरोज खान ने नाजिया को ऑडिशन के लिए बुलाया। जब ऑडिशन शुरू हुआ तो महज 14 साल की नाजिया की उस खनकती हुई आवाज से इंप्रेस होकर फिरोज खान ने तुरंत इन्हें अपनी मेगा बजट फिल्म कुर्बानी में गाने का मौका दे दिया। गाने की रिकॉर्डिंग यूके में ही रखी गई। नाजिया उस वक्त स्कूल में पढ़ती थी। ये अपने स्कूल से हाफ डे लेकर अपने स्कूल ड्रेस में ही रिकॉर्डिंग स्टूडियो के लिए जाती थी। साल 1980 में ये फिल्म आई और ब्लॉकबस्टर हिट रही और नाजिया का ये गाना उस दौर का सबसे बड़ा चार्ट बस्टर साबित हुआ। जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए
देखते ही देखते इस गाने ने पूरे देश में तहलका मचा दिया। भारत की सड़कों से लेकर क्लब्स तक ये गाना बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ गया। गाने की रिकॉर्डिंग के बाद नाजिया अपनी पढ़ाई में वापस व्यस्त हो गई। तभी एक दिन इनकी मां के पास सीधे बॉलीवुड के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर का फोन आया। उन्होंने बताया कि इस साल बेस्ट प्लेबैक सिंगिंग का अवार्ड नाजिया को मिल रहा है, क्या आप लोग इसे लेने भारत आएंगे। इसके बाद इनका पूरा परिवार भारत आया और नाजिया को शोमैन राज कपूर के हाथों वो ऐतिहासिक अवार्ड भी मिला। नाजिया को 1981 के बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का ये फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया और ये पहली पाकिस्तानी सिंगर थी जिन्हें भारत में ये अवार्ड मिला था। साथ ही नाजिया पहली और इकलौती सिंगर बनी जिन्हें सिर्फ 15 साल की उम्र में ये अवार्ड मिला था। इनसे पहले और बाद में आज तक फिल्म फेयर के इतिहास में ऐसा दोबारा नहीं हो सका। अपने पहले ही गाने के बाद से ये कम उम्र की नाजिया एक नेशनल सेंसेशन बन गई, लेकिन इनका असली जादू तो अभी दुनिया के सामने आने बाकी था। साल 1981 में भारतीय मूल के ब्रिटिश म्यूजिक कंपोजर बिड्डू के साथ मिलकर इन्होंने अपना पहला एल्बम लॉन्च किया, डिस्को दीवाने। डिस्को दीवाने सिर्फ भारत और पाकिस्तान का ही बेस्ट सेलिंग एल्बम नहीं बना, बल्कि इसने 14 देशों के चार्ट्स पर तहलका मचा दिया। इसे वेस्ट इंडीज, लैटिन अमेरिका और रशिया में भी पागलों की तरह सुना गया और पसंद किया गया और इस एल्बम की 60 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिक गई। इस जबरदस्त कामयाबी के चलते नाजिया और इनके भाई जोहेब साउथ एशिया के पहले ऐसे सिंगर्स बने जिन्हें दुनिया की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनियों में से एक EMI ग्रुप ने ऑफिशियली साइन कर लिया। अपने पहले ही एल्बम से नाजिया एक इंटरनेशनल पॉप सिंगर बन गई और इन्होंने पूरे एशिया में पॉप कल्चर की नींव भी रख दी। हालांकि नाजिया की आवाज जितनी खूबसूरत थी, ये दिखने में उससे भी ज्यादा हसीन थी। इनके पॉपुलर होने के बाद हर नामी फिल्म मेकर इन्हें अपनी फिल्म में साइन करना चाहता था। खुद बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर ने अपनी ड्रीम फिल्म हिना में इन्हें लीड रोल ऑफर करने के लिए अप्रोच किया, लेकिन कुछ निजी कारणों से नाजिया ने इस फिल्म के लिए स्क्रीन टेस्ट के दौरान ही मना कर दिया। कम ही लोग जानते हैं कि 90 के दशक का वो सबसे बड़ा इंडी पॉप गाना मेड इन इंडिया, जिसने अलीशा चिनॉय को रातों रात सुपरस्टार बना दिया, वो गाना बिड्डू ने असल में नाजिया हसन के लिए ही लिखा था और कंपोज किया था। बिड्डू चाहते थे कि नाजिया इस गाने को गाएं, लेकिन अपनी बीमारी और निजी जिंदगी के भयानक तूफानों में फंसे होने के कारण नाजिया इस आइकॉनिक गाने को कभी रिकॉर्ड ही नहीं कर सकी। लेकिन खराब तबीयत के बावजूद जरा नाजिया की लाइफस्टाइल देखिए। इसी साल इन्होंने लंदन से पढ़ाई खत्म करने के बाद यूनाइटेड नेशंस के विमेंस इंटरनेशनल लीडरशिप प्रोग्राम में इंटर्नशिप की। इसके बाद इन्होंने यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल यानी UNSC में नौकरी भी की और साथ ही लॉ की डिग्री भी हासिल की। एक तरफ ये स्टेज पर लाखों की भीड़ को नचाती थी और दूसरी तरफ इंटरनेशनल कोर्ट्स में लीगल ड्राफ्ट्स भी पढ़ रही थी। लेकिन अफसोस कि जो लड़की पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल थी, उसकी अपनी निजी जिंदगी एक भयानक नर्क की तरफ बढ़ रही थी। दरअसल साल 1995 में नाजिया ने घर वालों की मर्जी से कराची के एक रसूखदार बिजनेसमैन मिर्जा इश्तियाक बेग से शादी कर ली। शादी के 2 साल बाद 1997 में इन्होंने एक बेटे अरेज को जन्म दिया। बाहर से सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे नाजिया घुट रही थी। इसी बीच इन्हें पता चला कि इनके पति का एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और इसके चलते दोनों के बीच आए दिन अब झगड़े होने लगे और धीरे धीरे ये झगड़े हाथापाई में बदल गए। बताया जाता है कि नाजिया जब इस अफेयर का विरोध करती थी तो इनका पति इनके साथ बुरी तरह मारपीट करता था। वो पॉप स्टार जिसे दुनिया सर आंखों पर बिठाती थी, वो अपने ही बेडरूम में गालियां और मार भी खा रही थी। जब ये बात नाजिया ने अपने घर वालों को बताई तो उन लोगों ने इनके पति के बारे में सीक्रेट जांच पड़ताल करवानी शुरू की और उस इन्वेस्टिगेशन में जो पता चला उसने इनके घर वालों के पैरों तले जमीन ही खिसका दी। दरअसल नाजिया से शादी करने से पहले इनके पति इश्तियाक की 2 और शादियां हो चुकी थी और ये बात उसने नाजिया और इनके घर वालों से पूरी तरह छुपाई थी। नाजिया से पहले इश्तियाक ने फिलीपींस की एक डांसर हेजल से शादी की थी, जिससे उसका एक बेटा इमरान बेग भी था, और दूसरी शादी उसने पाकिस्तानी एक्ट्रेस शाजिया से की थी। इश्तियाक की दूसरी पत्नी शाजिया ने उसकी मेंटल कंडीशन खराब होने का हवाला देकर उससे तलाक भी ले लिया था। जब नाजिया को इस भयंकर धोखे के बारे में पता चला तो ये पूरी तरह से टूट गई।
इसी भयानक स्ट्रेस और डिप्रेशन के बीच इनकी तबीयत काफ़ी खराब रहने लगी और जब इन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो जांच के बाद पता चला कि इन्हें लंग कैंसर हो चुका है। कैंसर का पता चलते ही इनके पति इश्तियाक बेग ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी और नाजिया के इलाज का खर्चा उठाने से भी इनकार कर दिया। 21 जून 2000 को नाजिया ने पाकिस्तान के न्यूज़पेपर डेली जंग को अपना आखिरी इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू में इन्होंने पहली बार दुनिया के सामने अपने पति की हैवानियत, मारपीट और उसके जुल्मों पर खुलकर बात की थी। बस ये कहूँगी कि जो लोग ख़रीदते हैं शायद उनकी पहचान जैसे इन दो लड़कियों की थी उनकी इतनी अच्छी नहीं होती। नाजिया ने उस इंटरव्यू में बताया कि इनका पति मारपीट कर इन पर दबाव बनाता था कि मीडिया में जाकर कहें कि इनकी शादीशुदा जिंदगी बहुत खुशहाल चल रही है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। नाजिया ने कहा कि आए दिन हम लोग लड़ते थे, झगड़ते थे और मेरा पति मुझे मारता पीटता था। पति के इन जुल्मों और धोखे से परेशान होकर नाजिया ने आखिरकार साल 2000 में मुस्लिम लॉ के तहत पति से तलाक ले लिया और अपने पेरेंट्स के साथ लंदन शिफ्ट हो गई, जिसके बाद इनके घर वालों ने लंदन में इनकी कीमोथेरेपी कराई। हालांकि तब तक देर हो चुकी थी। लेकिन इलाज के दौरान ही नाजिया ने अपने वकील और कुछ गवाहों के सामने एक ऐसा खौफनाक बयान दर्ज करवाया जिसने यूके की पुलिस और मीडिया में तहलका मचा दिया। इन्होंने अपने बयान में बताया कि इनका पति इश्तियाक बेग इन्हें छुपकर जहर दे रहा था। नाजिया ने दावा किया कि उस स्लो पॉइजन की वजह से इनके शरीर के अंदरूनी अंग धीरे धीरे खराब हो रहे थे। नाजिया ने यह भी कहा कि ये बात लंदन में इनका इलाज कर रहे डॉक्टर्स भी अच्छी तरह जानते थे। इन्होंने पुलिस से दरख्वास्त की कि अगर इनकी मौत हो जाती है तो इस बात की गहराई से जांच की जाए। साल 2000 में 10 अगस्त को नाजिया की ज्यादा हालत बिगड़ने की वजह से इन्हें नॉर्थ लंदन हॉस्पाइस में भर्ती कराया गया। खबर आई कि इलाज के दौरान इनकी हालत सुधर रही थी और डॉक्टर इन्हें घर भेजने वाले थे, लेकिन अफसोस कि ये कभी घर नहीं लौट सकी और 13 अगस्त 2000 को सुबह 9:15 पर महज 35 साल की उम्र में हॉस्पिटल ने नाजिया की डेथ डिक्लेयर कर दी और इस तरह ये जादुई आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। हीरे मोती और पैसे संकल पत्थर हो जैसे प्यार ये इतना। नाजिया के मौत के तुरंत बाद इनका पोस्टमार्टम किया गया, लेकिन वकील द्वारा नाजिया का वो जहर वाला आखिरी स्टेटमेंट मिलने के बाद लंदन पुलिस ने दोबारा नाजिया की ऑटोप्सी करवाई। इस हाई प्रोफाइल केस की गहराई से जांच करने के लिए नॉर्थ वेस्ट लंदन पुलिस और दुनिया की सबसे बेहतरीन जांच एजेंसीज में से एक स्कॉटलैंड यार्ड ने इस केस को टेक ओवर कर लिया। पुलिस ने नाजिया के पेरेंट्स का गोल्डर्स ग्रीन स्थित घर और इनके पति का घर तुरंत सीज कर दिया। दोनों घरों में फॉरेंसिक टीम ने डिटेल में छानबीन की और यूके के इस जांच विभाग ने कुछ महीनों बाद अपनी रिपोर्ट पेश की। स्कॉटलैंड यार्ड इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक नाजिया की मौत का कारण लंग कैंसर बताया गया था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में पाया कि शरीर में जहर की मात्रा थी लेकिन जानलेवा नहीं थी और इसलिए डेथ नेचुरल मानी जानी चाहिए। लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन और फॉरेंसिक जांच के चक्कर में जो सबसे दर्दनाक चीज हुई वो ये थी कि 13 अगस्त को हुई नाजिया की मौत के बाद पूरे 5 महीने तक जांच के लिए इनका पार्थिव शरीर लंदन की एक मुर्दाघर की ठंडी बर्फ पर रखा रहा। परिवार को इनका शव 5 महीने बाद 9 जनवरी 2001 को सौंपा गया, जिसके बाद नाजिया का अंतिम संस्कार लंदन के हेंडन कब्रिस्तान में किया गया। पहले इन्हें पाकिस्तान लाया जाना था, लेकिन शव मिलने में इतनी ज्यादा देरी होने की वजह से इन्हें लंदन में ही मिट्टी दी गई। नाजिया के पति ने इनकी मौत के बाद तलाक की बात को पूरी तरह निराधार बताया। उसने मीडिया में कहा कि मौत के समय भी नाजिया उनकी पत्नी ही थी। हालांकि नाजिया के घर वालों का कहना था कि नाजिया ने मौत से पहले ही मुस्लिम लॉ के तहत तलाक दे दिया था। इश्तियाक आज भी नाजिया को अपनी पत्नी बताता है, जबकि यूके कोर्ट ने नाजिया के बेटे अरेज की कस्टडी उस इंसान को देने से साफ मना कर दिया। नाजिया की मौत के बाद साल 2002 में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ ने इन्हें पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से सम्मानित किया, जिसे नाजिया की मां लेने पहुंची थी। वहीं अगर नाजिया के सोशल वर्क्स की बात करें तो इनकी तुलना प्रिंसेस डायना से की जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने अपने म्यूजिक एल्बम्स और कॉन्सर्ट से कमाए हुए एक भी रुपए अपने पास नहीं रखे। ये अपनी सारी कमाई पाकिस्तान और भारत के जरूरतमंद बच्चों और महिलाओं की चैरिटी में दान कर देती थी। इन्होंने बैटल अगेंस्ट नारकोटिक्स नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू की थी जो युवाओं में नशे के इस्तेमाल को रोकने का काम करती थी। नाजिया अक्सर स्कूलों में जाकर बच्चों को खिलौने बांटा करती थी और अपना हर बर्थडे गरीब बच्चों के साथ मनाती थी। नाजिया ने यूनिसेफ के साथ भी काम किया था। इनके बेहतरीन काम के चलते इन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लीडरशिप प्रोग्राम की स्कॉलरशिप भी मिली थी। इनके म्यूजिक और समाज सेवा के इस इम्पैक्ट के चलते इंडिया टुडे मैगजीन ने इन्हें भारत का चेहरा बदलने वाले टॉप 50 लोगों की लिस्ट में भी शामिल किया था। सोचती क्या हूँ और कहती क्या, मैंने प्यार की तबाह। इस तरह एक बेहद होनहार और काबिल शख्सियत की जिंदगी एक गलत इंसान की वजह से बेहद दुख,
तकलीफ और मायूसी में खत्म हो गई। दोस्तों, कहते हैं कि जिंदगी में एक अच्छा हमसफर होना बहुत मायने रखता है। अगर हमारा हमसफर अच्छा हो तो हमारी जिंदगी स्वर्ग बन जाती है, लेकिन अगर साथी अच्छा ना मिले तो वही जिंदगी नर्क भी बन सकती है। कुछ ऐसा ही इस फेमस पॉप सिंगर नाजिया हसन के साथ भी हुआ। जो लड़की दुनिया को नचाती थी वो अपने ही बेडरूम में रोती थी। जरूरतमंदों के लिए जिंदगी जीने वाली इस बेमिसाल शख्सियत और शानदार गायिका को बेबाक बॉलीवुड का दिल से सलाम। अब जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। दोस्तों, आप नाजिया हसन की इस दर्द भरी दास्तान के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी बेबाक राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर साउथ एशिया की पहली पॉप आइकॉन के दर्द का पर्दाफाश करती है दास्तान आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बॉलीवुड के ऐसे ही सबसे डार्क, सबसे रियल और सबसे बेबाक सच को गहराई से जानने के लिए सब्सक्राइब करें आपका फेवरेट चैनल बेबाक बॉलीवुड। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बेबाक दास्तान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।